चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग जो है एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि क्या है, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। देखिए, जब जो दो प्रिज्म जो है इस प्रकार रखा रहता है, तो इधर से रेज आती है, ठीक है न? और चूंकि प्रिज्म है तो ये क्या करता है, अभी अभी 7 रंगों में बांट देता है, लेकिन दो प्रिज्म होने की वजह से एक ऐसी भी स्थिति आती है कि जो बटा हुआ है वो सब वापस से श्वेत प्रकाश में ही बदल जाता है। तो यहाँ चूंकि वर्ण अलग नहीं हुआ तो वर्ण विक्षेपण नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये मुड़ गया, यानी विचलन तो हुआ है। अब ये जो विचलन हुआ है, ये प्रथम प्रिज्म के लिए मान लीजिए इसका प्रिज्म कोण A1 है और इसका मान लीजिए प्रिज्म कोण A2 है। इसमें मान लीजिए इसका जो क्या है, अब वर्तनांक वो म्यू है, इसका मान लीजिए कि म्यू डैश है। तो ये जो प्रिज्म का कुल विचलन होगा वो प्रथम के कारण विचलन और दूसरे के कारण विचलन के योगफल के क्या होगा, बराबर। फिलहाल के लिए यहाँ कुछ बातें हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले विचलन का फॉर्मूला याद रखेंगे कि विचलन डेल्टा बराबर सूत्र होता है A इंटू म्यू माइनस 1। उसके बाद हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण का याद रखेंगे। कोणीय वर्ण विक्षेपण का, कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम लोग थीटा से लिखते हैं। इसका फार्मूला आता है A इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। उसके बाद हम लोग वर्ण विक्षेपण क्षमता का देखते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग जो है ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये होता है A इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर बटे A इंटू म्यू माइनस 1। ये म्यू है, यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ओमेगा होता है वो कोणीय वर्ण विक्षेपण और विचलन का अनुपात होता है, इस दोनों का अनुपात होता है। तो ये यहाँ से कट जाता है, तो ओमेगा बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू आर अपन क्या हो जाता है, म्यू माइनस 1। अब यहाँ पर जो ये शर्त हमें दिया है कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन हमें दर्शाना है, तो इसी को हम लोग देखते हैं। तो वर्ण विक्षेपण रहित का शर्त लगाते हैं। वर्ण विक्षेपण रहित, वर्ण विक्षेपण रहित का शर्त। तो ये अगर वर्ण विक्षेपण रहित का मतलब है यहाँ जितना वर्ण विक्षेपण हुआ यहाँ भी उतना हुआ, दोनों क्या हो गया, कैंसिल। वर्ण विक्षेपण यानी θ1 जो है वो θ2 के बराबर है। अब θ1 के जगह क्या लिखेंगे, A इंटू A1 हो जाएगा यहाँ पे A1 इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर इक्वल टू A2 इंटू म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। अब यहाँ से अगर हम A2 अपॉन A1 ज्ञात करें तो A2 अपॉन A1 क्या हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। तो ये अपना A2 अपॉन A1 का क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। अब चूंकि हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, तो भाई हमें वर्ण विक्षेपण ज्ञात करना है। तो आइए वर्ण विक्षेपण को हम लोग ज्ञात करते हैं, यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ओमेगा इक्वल टू होगा ओमेगा 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 हो जाएगा A इंटू म्यू माइनस 1 और डेल्टा 2 हो जाएगा ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 इंटू म्यू डैश माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम A1 म्यू माइनस 1 ले लेते हैं कॉमन। अगर हम ऐसा करते हैं
तो यहाँ पर इसके जगह तो 1 आ जाएगा, प्लस इसके जगह जो है आ जाएगा A2 म्यू डैश -1 अपॉन A1 म्यू -1। कैसे? देखिए यहाँ पे A1 म्यू, यहाँ पर 1 क्यों हुआ? क्योंकि इसको इसी से भाग दिए। यहाँ पर भी इससे भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वही होगा। इस प्रकार हम लोग कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कॉमन कर लिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर, इसके जगह हम वापस से लिख सकते हैं क्या, डेल्टा 1 इंटू है तो इंटू 1 प्लस, अब देखिए A2 बटा A1 के जगह पे हम यहाँ से पुट कर सकते हैं वैल्यू, A2 बटा A1 की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं म्यू भी माइनस म्यू आर। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो थोड़ा सा लंबा बनेगा ये। फिलहाल थोड़ा पेज देख लेते हैं, 1 सेकेंड, यहीं पे बना देते हैं। देखिए हम लोग जो अभी लिखे थे कि भाई डेल्टा इक्वल टू क्या आया था, डेल्टा 1 इंटू 1 प्लस A2 अपॉन A1, और ऊपर में आया था म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर, सॉरी ऊपर में आया था म्यू -1 और म्यू डैश -1 यहाँ आया था, तो और घसपटा ही गया। डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इंटू 1 प्लस A2 अपॉन A1 म्यू -1 अपॉन म्यू डैश -1। देखिए ये आया था। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इंटू 1 प्लस A2 बाई A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू भी माइनस म्यू आर, 1 सेकेंड, इसकी वैल्यू गलत लिख दी क्या, ऊपर म्यू डैश -1 है, यहाँ म्यू डैश -1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, A2 माइनस A1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से यहाँ से आ जाएगी म्यू भी माइनस म्यू आर। वही चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो म्यू भी माइनस म्यू आर आ गया, बटे आ जाएगा म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। उसके बाद ये जो है इसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, म्यू डैश -1 अपॉन म्यू -1। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब ये लास्ट ही स्टेप है, तो म्यू 1 हो जाएगा 1 अब प्लस म्यू भी माइनस म्यू आर, अब बटे म्यू -1 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा, और ये उल्टा वाला ओमेगा डैश हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का फॉर्मूला, अगर आपको ये नहीं समझ आया देखिए, जैसे हम लोग म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश -1 को हम लोग लिख सकते हैं ना ओमेगा डैश। तो अगर ये ऊपर चल जाए ये नीचे, तो इसको 1 बाय ओमेगा नहीं लिख सकते हैं अगर इसको ऊपर कर दें तब। तो यहाँ पर देखिए कि म्यू डैश 1 ऊपर है और ये दोनों नीचे है, तो इस दोनों के बदले हम लोग ओमेगा डैश ना लिख के 1 बाय ओमेगा यानी नीचे लिख दिए, बस इतना ही किए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो बस इतनी सी ही बात है। तो हम लोगों का देखिए वर्ण विक्षेपण रहित विचलन में ये पूरा लिख लेना है आपको, ये बेसिक फार्मूला है। अब यहाँ से शर्त लगाएंगे तो A2 बाई A1 आएगा। अब ओमेगा अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो देखिए यहाँ से हम लोग शुरू किए वर्ण विक्षेपण रहित, ये फिगर बन जाएगा, विचलन क्या हो जाएगा टोटल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये तीनों बेसिक फार्मूला है, यहाँ से शर्त लागू करेंगे तो यहाँ से A2 बाई A1 की वैल्यू आएगी, और वहाँ से कुल विचलन करके ये पूरा लिखेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद आपको इधर आ जाना है और यहाँ से लिखना शुरू करना है, फिर इसके नीचे ये लिखिएगा, इसके नीचे ये, और ये हो जाएगा आपका फाइनल फार्मूला। तो ये हो जाएगा विचलन रहित, सॉरी वर्ण विक्षेपण रहित विचलन का फार्मूला।
अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का। तो देख लीजिए, ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अभी हम लोग पढ़े हैं। एक सेकेंड ऐसे कर दे रहा हूँ, देखिए इसको अभी हम लोग पढ़े हैं, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। देखिए ये पूरा टॉपिक है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम लोगों का एक टॉपिक है ध्रुवन। ध्रुवन को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए ध्रुवन को ही हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन क्या होता है? कहता है जब अध्रुवित प्रकाश को पोलराइजर से गुजारा जाता है तो वह ध्रुवीकृत प्रकाश उत्पन्न करता है। यह प्रकाश का ध्रुवन या ध्रुवीकरण कहलाता है। अब देखिए प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, तो उसमें दो तरह के तरंग जाते हैं, एक जाते हैं विद्युत क्षेत्र और एक जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हुआ अध्रुवित प्रकाश। लेकिन मान लीजिए यह एक पोलराइजर है, तो इससे अगर ये गुजरेगा तो केवल और केवल क्या होगा? एक ही दिशा वाले तरंग उसमें पाए जाएंगे। अर्थात ये था अध्रुवीकृत, तो ये क्या हो गया? ये था अध्रुवीकृत, तो ये हो गया ध्रुवीकृत। ठीक है ना? एक सेकेंड, अब आपको सब साफ दिख रहा होगा। तो ये हो गया। तो ये अगर अध्रुवित प्रकाश है और ये पोलराइजर है, तो पोलराइजर से गुजरने के बाद ये क्या हो गया? ध्रुवीकृत प्रकाश। तो अध्रुवित प्रकाश को बेसिकली ध्रुवित प्रकाश में बदलना ही क्या कहलाता है? ध्रुवन या पोलराइजेशन या फिर ध्रुवीकरण। अब देखिए इसमें विश्लेषक का क्या काम है? तो विश्लेषक क्या करता है? जो ध्रुवित प्रकाश अपना निकला, अगर इसको हम लोग विश्लेषक से क्या करेंगे? गुजारेंगे, तो वो इसकी तीव्रता को बताएगा। अब ये अपना मूल जो क्या है? प्रकाश है, यानी कि प्रारंभिक प्रकाश। इसकी तीव्रता को हम लोग मान लेते हैं आई नोट। अब ये जो विश्लेषक ध्रुवित प्रकाश का तीव्रता बताएगा, उसको मान लेते हैं हम लोग आई। अब एक नियम है माउल्स का नियम, जो कि विश्लेषक से प्राप्त ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता एवं अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता या प्रारंभिक प्रकाश की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करता है, जो कि ऑफिशियली है आई इक्वल टू आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा जो है, थीटा ध्रुवीकरण और विश्लेषक, ध्रुवीकरण तल और विश्लेषक, ध्रुवीकरण तल और विश्लेषक के बीच का क्या है? कोण है। ये जो नियम कहलाता है, ये कौन सा नियम कहलाता है भाई? माउल्स का नियम कहलाता है। अब यहाँ देखिए साधारण प्रकाश है जिसकी तीव्रता कितनी है भाई? आई नोट है। अब ये पोलराइजर यानी क्या? पोलराइजर से गुजरता है तो ये ध्रुवित प्रकाश बन जाता है। फिर ध्रुवित प्रकाश को एनालाइजर यानी विश्लेषक से गुजारते हैं तो निकला हुआ प्रकाश है, जिसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता आई मान लेते हैं। तो माउल्स के नियम के अनुसार इस तरह की प्रक्रिया के बाद जो हमारा क्या होता है? एनालाइजर से प्राप्त प्रकाश की तीव्रता होता है, वो प्रारंभिक तीव्रता के साथ इस प्रकार संबंधित होता है कि आई इक्वल टू आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जहाँ थीटा ध्रुवीकरण तल और विश्लेषक के बीच का कोण होता है। अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ही अच्छा डेरिवेशन, जो कि है कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और शायद इसके बाद अपना जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएगा। देखिए उसी को हम फिर से भी बनाए थे, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत बड़ा बन गया और वो जो फ़ोन था वो हैंग कर गया, तो बहुत मेहनत लग गया दोबारा से। अब चलिए हम लोग कितना मतलब गिल्टी फील करें, आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो अभी है हम लोगों का टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखिए कंपाउंड को यौगिक भी कहा जाता है और संयुक्त भी कहा जाता है। तो इसको हिंदी में संयुक्त माइक्रोस्कोप, तो इसको हिंदी में संयुक्त
सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। इसको हिंदी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होते हैं वस्तु लेंस और एक होते हैं आपके नेत्रिका लेंस। वस्तु लेंस की अगर हम लोग फोकस दूरी को FO माने और नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी को FE, तो जाहिर सी बात है नेत्रिका लेंस बड़ी है तो FE जो होगी वो बड़ी होगी FO से। तो ये बात तो कॉमन है। अब देखिए इसके सामने मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, तो इस वस्तु का पहले यहाँ पे क्या बनता है, एक प्रतिबिंब बनता है और यही जो प्रतिबिंब होता है ये इसके लिए वस्तु का काम करता है और तब जाके इसी का एक बहुत बड़ा क्या बनता है, इमेज बनता है। अब चूँकि माइक्रोस्कोप है तो इसका काम ही है कि छोटे से चीज़ को, यानी ये इतना छोटा सा चीज़ है तो इसको इतना बड़ा करके ये क्या करेगा, दिखाएगा। अब यहाँ पर ये जो लेंस है इस लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, नेत्रिका लेंस कहेंगे, जो कि दाईं ओर है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु लेंस कहेंगे, जो कि किधर है, बाईं ओर है। अब देखिए मान लीजिए कि वस्तु की लंबाई AB है और वस्तु लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो मान लीजिए A' B' बनता है और A' B' पुनः नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है और तब जो इसका इमेज बनता है वो मान लीजिए बनता है A''B''। ठीक है ना। तो हमारा जो फाइनल प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका लेंस के वजह से बनता है। अब यहाँ पे ये जितना बात हम बोले हैं उतना ही बात आपको अच्छे से क्या करना है, लिख देना है। अब यहाँ पर पूछता है आवर्धन क्षमता, तो सबसे पहले तो आवर्धन क्षमता का आप परिभाषा लिख दीजिएगा। आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो आप कहिएगा प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, नेत्र पर बना कोण एवं प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण एवं वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना कोण, नेत्र पर बने कोण का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। आवर्धन क्या होता था, आवर्धन होता था प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। कई बार तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर बताएं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आवर्धन का बाद में लिख देना, आवर्धन क्षमता का ये। तो एक्चुअली m क्या होगा, β/α, जहाँ बीटा क्या है, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण। अच्छा ये हो गया परिभाषा। अब देखिए इसके आधार पे आप इस चीज़ को प्रूव करिएगा ना, इसके डेरिवेशन को, तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग एक दिमाग लगा लेते हैं, यहाँ लिखते हैं अथवा। देखिए जो भी आवर्धन क्षमता होगा वो क्या होगा, वस्तु लेंस का आवर्धन क्षमता m0 और नेत्रिका लेंस का आवर्धन क्षमता ME के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो जो आवर्धन क्षमता आएगा, अब देखिए आवर्धन बराबर फार्मूला होता है HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को वस्तु लेंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं VO/UO, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर ME लिखना है तो इसके जगह हम लिख सकते हैं VE/UE। अब चूंकि हम ये मान कर चलते हैं कि प्रतिबिंब स्पष्टतः इसमें देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी में देखने के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है, इसलिए प्रतिबिंब दूरी हम लोग लेते हैं D। कैपिटल D का मतलब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कैपिटल D का मतलब क्या हो जाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि आपको पता भी होगा कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है।
न्यूनतम दूरी, ये क्या है भाई, अपना डी है। अब देखिए तो यहाँ पे एम ओ के जगह क्या लिख सकते हैं, वी ओ बटा यू ओ, और एम ई के जगह क्या लिख सकते हैं, डी बटा यू ई। अब देखिए, अब ये अपना हो गया आवर्धन क्षमता का सामान्य फार्मूला। अब इसी से हम लोग दो कंडीशन में निकालेंगे और ये पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। बस इसके लिए थोड़ा सा भाषा लिखना है, इसको इधर बना लीजिएगा, यहाँ जो भाषा लिखते हैं उसको इधर लिख लीजिएगा कि माना कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है जिसका वस्तु लेंस FO तथा नेत्रिका लेंस FE फोकस दूरी का है, फोकस दूरी का है। कुछ भी भाषा इससे रिलेटेड लिख देना है, बस हो जाएगा। थोड़ा सा भाषा ज़्यादा लिख सकते हैं आप, बहुत बातें इसमें है, तो जो भी आपको लगे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग सिद्ध कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से आपको दो कंडीशन याद रखना है। एक, जब वस्तु अनंत पर बने, जब वस्तु अनंत पर बने, वस्तु ने प्रतिबिंब न, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है आपको पता होगा, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, फोकस दूरी पर। तो UE के जगह अगर हम फोकस दूरी रखें तो इसका मतलब है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो M के जगह क्या हो जाएगा, जो आपका M0 और ME है, तो यहाँ हो जाएगा M के जगह, M0 के जगह तो VO बटा UO, लेकिन यहाँ हो जाएगा D बटा कौन सी, FE। UE के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, FE। तो पहला फार्मूला ये हो गया, तो ये हुआ फर्स्ट केस। सेकेंड केस हम लोग मानते हैं जब प्रतिबिंब कहाँ बने, तो जब प्रतिबिंब D पर बने, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो हम लोग एक लेंस फार्मूला पढ़े थे, 1/f = 1/v - 1/u, इसी को लागू करते हैं। तो 1/f के जगह क्या लिखेंगे, FE, क्योंकि अब हम लोग फाइनल इमेज किससे बनाते हैं, नेत्रिका लेंस से, तो इसलिए उसका फोकस दूरी FE। और हम लोग मानकर चले कि कहाँ बनेगा, D पर। अब DE लिख रहे हैं, -D हो जाएगा। ये माइनस क्यों, क्योंकि चिन्ह परिपाटी है, वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -UE। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/FE बराबर हो जाएगा ये माइनस का 1/D, और ये माइनस माइनस प्लस का 1/UE। अच्छा, सम में अगर D से गुना कर दें तो यहाँ भी D, यहाँ भी D, यहाँ भी D, तो ये कट के आ जाएगा कितना, 1। तो D बटा UE के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 को इधर करके, तो D बटा जो अपना UE आएगा वो आएगा 1 + D बटा FE, ये आएगा। और हम लोग अगर परिभाषा देखें, किसका, परिभाषा नहीं, सूत्र देखें, तो M बराबर क्या है, चूँकि V0 बटा V0 बटा U0 D बटा UE, तो इसी के जगह हम पुट कर सकते हैं सेकेंड केस से जो हमारा निकला है D/UE का मान ये, तो लिख सकते हैं VO बटा UO × 1 + D बटा FE। ये बहुत ही आसान वाला डेरिवेशन है, अगर आप अल्फ़ा बीटा से निकालते हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। फिलहाल इतना आप लिख दीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ये देखिए, ये हो गया आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब इसके आगे का देखते हैं क्या है टॉपिक।
देखिए तो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खत्म हो गया। उसके बाद है आपका निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए समझते हैं इसको। बेसिकली ठंड भी बहुत है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए, देखिए ये क्षण चुंबक है। यहीं पे आप एक चीज़ और समझिए, एक होता है द्विध्रुव, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू है, ठीक है, और बेसिकली इधर माइनस लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है, तो दोनों समान आवेश है, सिर्फ दोनों क्या है, दोनों विपरीत प्रकृति का है, परिमाण सेम है। बीच की दूरी अगर मान लीजिए मध्य बिंदु क्या है, ओ है, और इस दोनों आवेश की बीच की दूरी जो हो जाती है वो हो जाती है 2l। तो दोनों में से किसी एक का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो किसी द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। इसको द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब और मीटर। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलम्ब मीटर। ठीक उसी तरह अगर कोई चुंबक है तो इसका एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। पोल का क्या होता है, कुछ न कुछ ध्रुवता होता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ध्रुवता है कि नहीं। ध्रुवता को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। तो दोनों का ध्रुवता एक समान होता है। बीच की अगर मध्य बिंदु अगर मान ले क्या 0, और यहाँ भी l और यहाँ भी क्या l, तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हो गई 2l और ध्रुवों की जो ध्रुवता है वो हो गई स्मॉल m। तो इसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं। तो कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m इंटू 2 इंटू एल। अब इसका होता है SI मात्रक एम्पियर मीटर ध्रुवता का, और इसका भी मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा SI मात्रक। तो फिलहाल इतना आप समझ गए। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए यह कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर भी उतना ही बल लगता है और इस ओर भी उतना ही बल लगता है। जैसे इधर अगर इसको 2 न्यूटन से खींचा जाता है, इधर भी इसको 2 ही न्यूटन से खींचा जाता है, तो इसका परिणामी बीच में कहीं आता है। और यदि इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, या मान लीजिए इसके बीच का एंगल अल्फ़ा है, तो यहाँ इसके और इस दोनों को अगर मान लीजिए f, क्योंकि दोनों बराबर है तो हम दोनों को f मान सकते हैं। तो यहाँ बीच में जो f नेट आता है ना, इसका फार्मूला होता है 2 इंटू एफ इंटू कॉस अल्फ़ा बटे 2, ठीक है ना। इस फार्मूला को याद रखिएगा। तो ये और ये दोनों फार्मूला अगर आपको याद है, तो जैसे यहाँ पे बल हो गया, तो यहाँ हो सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो। तो इसको अगर आप देख लेते हैं तो ये दोनों चीज़ पहले तो आप देख लीजिए अच्छे से। अब चलिए हम लोग निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को सिद्ध करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी सूत्र। तो सबसे पहले तो हमको फिगर बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये मिडिल पॉइंट है और निरक्षीय स्थिति यहाँ कहीं पर है। तो देखिए इसके कारण हम एक बना लेते हैं त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये साउथ पोल है, ये क्या था नॉर्थ पोल, और ये मिडिल पॉइंट था, ये भी L ये भी L, और मध्य बिंदु से उस निरक्षीय बिंदु की बीच की दूरी मान लिए स्मॉल r।
तो ये 90 डिग्री होगा, तो यहाँ ये जो डिस्टेंस हो जाएगा नॉर्थ से या फिर साउथ से, दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही होगा। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जिस वजह से यहाँ पर तो इस ओर होगा चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पर होगा इस ओर। लेकिन यहाँ अगर B1 करते हैं यहाँ और B2 करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, दूरी समान होने के वजह से B1 बराबर हो जाएगा B2, और फार्मूले के हिसाब से ये निकलेगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई और स्मॉल m इंटू आर का स्क्वायर, तो r तो यही है, तो r के जगह लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब ये चूँकि दोनों बराबर ही है तो इसको हम लोग मान सकते हैं b, इतना हम लोग मान सकते हैं यहाँ परमान देकर। अब हम लोग लिखेंगे अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब अभी आपको फार्मूला बताया, देखिए ये दोनों अगर बराबर हैं, इसके बीच का एंगल अभी हम देख लेते हैं क्या होगा। फिलहाल बीच में इसका जो परिणामी यानी बी नेट होगा, यानी BT कर लेते हैं। ये BT जो होगा, ये एंगल और ये एंगल मिला के जो होगा वही ना होगा। अब मान लेते हैं ये थीटा है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा समांतर, तो इसके और ये दोनों क्या होगा एकांतर कोण से बराबर। अगर ये थीटा है और ये दोनों क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी उतना ही डिस्टेंस पर है, ये भी उतना ही, क्योंकि अंडर रूट आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा कौन सी थीटा। तो इसके थीटा होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो एक्चुअल में इसके बीच जो कोण है वो क्या है 2 थीटा है। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग लगाएंगे BT बराबर 2b cos अल्फ़ा बाय 2, और ये अल्फ़ा के जगह पे यहाँ पे इस हिसाब से क्या हो जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा। इसको आगे लिख सकते हैं 2b cos 2 थीटा बाय 2 का मतलब क्या हो गया 2 2 कट जाएगा तो cos 2 थीटा। अब यहाँ से हम लोगों का जो बी नेट की वैल्यू आ गया वो आ गया 2b cos थीटा। इसको अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो यहाँ से बस b की वैल्यू पुट करना है, और cos थीटा क्या हो जाता है आधार बटे कर्ण, तो L बटा आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगाएंगे, बस हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से जो अपना बी नेट आ रहा है यानी बी टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू, अब बी का फॉर्मूला लिखेंगे म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू स्मॉल m अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BT इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा यहाँ से इस 2 को उधर कर लेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और इसके जगह m मल्टीप्लाइड बाय 2l हो सकता है, और ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 2, और यहाँ पे 1 है तो पावर हो जाएगा कुल मिला के 3। तो यहाँ से BT इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं म्यू नोट, अच्छा इसमें ये ध्रुव प्रबलता हो गया और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, तो आपको नहीं लगता ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, नीचे 4 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल क्यूब। अब यहाँ जो R है वो L से बहुत बड़ा है, तो L को हम लोग लगभग 0 मान सकते हैं, ठीक है ना। और L अगर 0 रखेंगे तो आर स्क्वायर से क्या निकल जाएगा R, तो ये क्या हो जाएगा R पर पावर 3, तो अपना B टोटल जो आया वो क्या आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई M अपॉन आर क्यू, और यही हम लोगों को लाना भी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, तो यही लाना है।
अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 5 मार्क्स में बस अब एक क्वेश्चन रह गया है, जो कि है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम एक्चुअली देखिए बायो-सेवर्ट जी बोले क्या, तब न इसके नियम को हम लोग, क्योंकि ये जो बोले हैं वही इनका नियम है। ये बोले हैं कि मान लीजिए एक कोई वायर है, तो इसका जो छोटा सा क्या होगा, एरिया होगा, जो छोटा सा इसका, इस वायर का, इस तार का जो छोटा सा लंबाई होगा, उसको हम लोग मान लेंगे अल्पांश। अल्पांश का मतलब क्या होता है, अल्प अंश, यानी छोटा सा हिस्सा। तो मान लेते हैं छोटा सा हिस्सा क्या है, dl। अब dl के कारण एक कोई किसी धारावाही तार, धारावाही तार का मतलब है इस तार में आई धारा बह रही है, तो इससे थीटा कोण पर कोई बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना चाहते हैं, तो हमें लगाना पड़ेगा बायो-सेवर्ट का नियम। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, मान लीजिए ये जो बिंदु है इस धारा अल्पांश से r दूरी पर है, तो इस बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार जो dB होगी वो समानुपाती होगी I dl साइन थीटा के, और जो dB होगी ये व्युत्क्रमानुपाती होगी 1/r² के। तो इस दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो कुल मिला के बात आता है, ये हो जाता है dB समानुपाती I dl साइन थीटा अपॉन r²। और जब भी हम लोग समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे आता है कोई ना कोई कांस्टेंट, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, कांस्टेंट हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन क्या, r²। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, यहाँ जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होती है। यहाँ सारी चीज़ों को हम बता दें कि जो I है वो उस तार में प्रवाहित होने वाला धारा है, dl है उस तार का छोटा सा लंबाई, साइन थीटा क्या है, तो उस तार में जो अल्पांश है, अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण, उसके अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण क्या है, थीटा। r क्या है, तो r है अल्पांश और उस बिंदु के बीच की दूरी जहां हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। अब इसी के कारण कहता है वृत्ताकार लूप के केंद्र पर ज्ञात करें कि कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई ये तो बहुत आसान है भाई। अगर यहाँ से हमको ज्ञात करना है तो यहाँ मान लेते हैं क्या, अल्पांश लंबाई dl, तो यहाँ पर थीटा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हमेशा ही परिधि पर जो कोण बनता है ये क्या है, यही तो है dl। तो हमेशा ही परिधि पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, तो 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ थीटा 90 डिग्री हो गया, और मान लिए कि जो वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या r है। तो यहाँ पे अगर हमको dB निकालना है भाई, तो dB बराबर बायो-सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा, बायो-सेवर्ट के नियम से, हालांकि इनके नियम से ही तो निकालने बोल रहा है, बायो-सेवर्ट के नियम से। तो बायो-सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r²। तो अगर दोनों को यहाँ पे हम लोग एक बार और लिख लेते हैं, तो dB इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/r²। ये हम लोग लिखेंगे। अब दोनों तरफ अगर हम लोग क्या कर दें, समाकलन कर दें, तो dB से क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, और म्यू नॉट बाय 4 पाई तो बाहर आ जाएगा, I भी बाहर आ जाएगा, dl क्या बन जाएगा, l, और l का मतलब हुआ पूरा लंबाई। तो वृत्त का पूरा लंबाई क्या होता है, 2 पाई r होता है, अपोन क्या हो जाएगा, r²। तो यहाँ से एक r से r गया, 2 पाई से 2 पाई गया, 2 बार में ये गया। तो यहाँ जो हमारा व्यंजक निकला वो निकला म्यू नॉट बाय 2 इंटू I अपॉन r।
तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि पूछता है बायो सेवर्ट का नियम बताएं और साथ ही किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है। तो इसी के साथ अपना 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन गए हैं। अब हम लोग 2 मार्क्स की ओर बढ़ेंगे और बस झट 2 मार्क्स को बस डिस्कस करते जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको एक बार देख लेना है, दैट्स इट। अभी तक हमने क्या पढ़ा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आगे का जो सफ़र है वो अच्छा हो। तो हमने फिजिक्स की शुरुआत की आज, और फिजिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई ऊर्जा बैंड के आधार पे पदार्थ कितने तरह के होते हैं, जिसमें हमने देखा कि भाई ऊर्जा बैंड के आधार पे हम लोग देखते हैं संयोजी बैंड और चालन बैंड जो होता है, अगर ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप है तो वो चालक होगा। सभी धातुएं क्या होंगे, चालक होंगे। अर्धचालक का मतलब है कि चालन बैंड और संयोजी बैंड अगर उस पदार्थ का क्या है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम का ऊर्जा अंतराल के ऊपर क्या है व्यवस्थित है, तो उसे हम लोग कहेंगे अर्धचालक, जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी आएगा। विद्युत रोधी का मतलब है ऐसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है। अब उसी में अर्धचालक में हम लोग फर्दर आगे बढ़े थे, तो हमने कहा ऐसा अर्धचालक जो है, पहली बात तो अर्धचालक के तापमान को बढ़ाइएगा तो इसकी चालकता बढ़ेगी, और दूसरी बात अगर इसके चालकता को आप बढ़ाना चाहते तो इसमें आपको अशुद्धि भी मिलाना पड़ेगा। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। अशुद्धि के रूप में हम या तो वर्ग 13 यानी त्रिसंयोजी या फिर वर्ग 15 यानी पंचसंयोजी पदार्थ मिलाते हैं। तो जब शुद्ध अर्धचालक में या शुद्ध अर्धचालक को कहते हैं नैज अर्धचालक, जब नैज अर्धचालक में हम लोग त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाते हैं तो उससे बनने वाले अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है, और जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी मिलाते हैं तो उससे बनने वाले को एन टाइप कहा जाता है। ये इसका फिगर है जो कि आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद जो हम लोग टॉपिक ख़त्म किए हैं वो है रेडियो सक्रियता का, जिसमें हमने देखा रेडियो सक्रियता का मतलब है प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे अदृश्य किरणें जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा निकलते रहती हैं, और ये अक्सर तब तक निकलती है जब तक कि वो तत्व सीसा या लेड में तब्दील ना हो जाए। जब अल्फा कण निकलती है तो उस तत्व के परमाणु भार में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। जब बीटा निकलती है तो परमाणु संख्या में 1 बढ़ जाती है, परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है, और जब गामा निकलती है तो परमाणु भार और परमाणु संख्या दोनों अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद हमने देखा कि भाई जैसे यहाँ पे देखिए कि यूरेनियम 92 238 है, तो इससे अगर अल्फा कण यानी हीलियम का नाभिक निकल गया तो ये थोरियम बन गया। ऐसे ही करके थोरियम से निकलेगा तो कुछ और बनेगा, कुछ और बनेगा, और अंत में बनेगा सीसा, और तब जाके इससे जो है अल्फा बीटा और गामा निकलना बंद हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हमने देखा कि जब भाई जो हमारा कार्बन है उससे अगर बीटा कण निकलेगा तो बीटा कण निकलने से परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता था, तो 6 हो गया 7 और ये बन गया नाइट्रोजन। अब कोबाल्ट से अगर गामा निकाले तो कोबाल्ट है, बस इसमें क्या होता है कि नाभिक की जो ऊर्जा होती है कम, अर्थात इस दोनों कोबाल्ट में इसके नाभिक की ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होगी। अब हमने देखा कि भाई रेडियो सक्रिय पदार्थ का तो विघटन होने लगता है, यानी विघटन होते रहता है। तो हमने कहा रेडियो सक्रिय पदार्थ की कुल मात्रा का आधा मात्रा होने में जो समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु, और रेडियो सक्रिय पदार्थ के लगभग पूरे खत्म होने में जो समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं औसत आयु। रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो औसत आयु होती है वो विघटन नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी टाउ बराबर हमने पढ़ा 1/λ। वहीं हमने देखा कि इसकी जो अर्ध आयु होती है टी हाफ वो होती है 0.693 अपॉन 6 नियतांक या फिर विघटन नियतांक। इस दोनों में संबंध देखा तो 1/λ के जगह हम लोग टाउ लिख सकते हैं, तो यहाँ टाउ हो जाएगा तो आ जाएगा टी
हाफ इक्वल टू 0.693 एंड मल्टीप्लाइड बाय टाउ, क्योंकि 1 बाय लेमडा की जगह टाउ लिखे तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा, उस समय तब गलते पढ़ लिए थे क्या, तो टाउ इक्वल टू जो हो जाएगा वो टाउ इक्वल टू हो जाएगा टी हाफ अपॉन 0.693। तो ये हो जाएगा। अगर मिस्टेक हो गया हो तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा। उसके बाद देखिए हमने रेडियो सक्रिय पदार्थ हेतु हमें सिद्ध करना है n इक्वल टू एन नोट ई टू द पावर लेमडा इंटू टी, जहाँ n क्या है, n है नाभिकों की संख्या, n नोट है जब समय 0 था तब नाभिकों की संख्या, यानी जब रेडियो सक्रिय पदार्थ से बीटा कण निकलना भी शुरू नहीं हुआ था। ई तो एक फंक्शन है, यहाँ लेमडा जो है 6 नियतांक है, टी समय है। अब इसी आधार पे हमने एक नियम पढ़ा था रेडियो सक्रियता का, और वो नियम क्या था, तो वो नियम था कि भाई रेडियो सक्रियता की घटना में विघटन या फिर विखंडन की दर जो होती है परमाणु के नाभिक के संख्या के समानुपाती होता है। और तब हमने देखा कि भाई -dN/dt यानी विघटन का दर जो है नाभिक की संख्या यानी कैपिटल N के समानुपाती है। जब समानुपाती चिन्ह हटा तो एक लेमडा नियतांक है जो कि ऑफिशियली 6 नियतांक डीके नियतांक या फिर कहें कि विघटन नियतांक है। फिर हमने देखा कि भाई इसी में क्या है dN/d, इसी में से क्या कि n को इधर और इसको उधर, तो हो गया dN/n इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू dt। अब दोनों तरफ समाकलन किए तो कुछ इस प्रकार बना, और तब हमने सॉल्व करके अंत में ये समीकरण प्राप्त किया। अब यहाँ पे हमने t के जगह 0 रखा और n के जगह n नोट, तो हमें निकला c इक्वल टू लॉग e टू द पावर n नोट, सॉरी e और कौन सी n नोट। अब इसको हमने वापस से इसी समीकरण में पुट किया, और जब हमने इसको वापस से इसी समीकरण में पुट किया तो कुछ इस तरह का कंडीशन बना, और यहाँ इस तरह का कंडीशन बना तो एन नोट को इधर ले आए। अब log x माइनस log y के हिसाब से ये दोनों भाग में चला गया तो माइनस का ये बच गया। अब इधर से log हटा तो इधर e के पावर में गया, और हमारा जो सिद्ध करने वाला पोर्शन था वो सिद्ध हो गया। उसके बाद हमने देखा कि भाई बोर परमाणु मॉडल क्या है, तो हमने इसमें भी देखा कि बोर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 3 बातें मुख्य रूप से कही, यानी इसके 3 पोस्टुलेट थे। पहला कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो उनका जो कोणीय संवेग होता है mvr वो nh/2π के बराबर होता है, जो कि बाद में ये सिद्ध भी नहीं कर पाए। जहां h प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻30⁻34 जूल सेकेंड होता है। अब हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूमते हैं तो वो किसी भी प्रकार के ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। फिर हमने देखा कि ऊर्जा अगर इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आते हैं तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और वो किस रूप में करते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में, जो कि ऑफिशियली क्या है, एक प्रकार का प्रकाश है। और इसी कारण क्या होता है, हाइड्रोजन या फिर उसी तरह के परमाणु के लिए बोर ने कहा कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आने से, अलग अलग कक्षाओं में आने से अलग अलग प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्सर्जन होता है, जिससे मुख्य रूप से 5 प्रकार की श्रेणियां बनती है, और जिसे सामूहिक रूप से हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो हमने देखा कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं। तो अब ये लाइमन श्रेणी है, बामर श्रेणी, पास्चर, ब्रैकेट और फुंड, यही 5 श्रेणियां बनती है, जिसमें लाइमन श्रेणी यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी क्षेत्र में बनती है, दृश्य क्षेत्र में बनती है बामर, और ये तीनों अवरक्त यानी इंफ्रारेड में बनती है। अब ये लाइमन श्रेणी कब बनती है, तो जब किसी अन्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में कूदते हैं तो कूदने के दौरान जो वो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करते हैं, उनसे जो बनी श्रेणी होती है उसे ही हम लोग कहते हैं लाइमन श्रेणी। ठीक उसी प्रकार इसमें दूसरे में कूदेंगे, तीसरे में, चौथे में और 5वें में।
अच्छा, ये अलग अलग जगह पर जब कूदते हैं तो जो अलग अलग प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंग बनते हैं, इनके तरंग दैर्घ्य को ज्ञात करने के लिए हमें एक नियतांक की आवश्यकता होती है जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है और वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ और इसकी एसआई यूनिट आपको याद कर लेनी है m⁻⁻1 होती है। यहाँ पर इस फार्मूला में जो कैपिटल M है, कैपिटल N है, इसका मान हमेशा स्मॉल n से कम होगा। लाइमन के लिए इसका मान 1 होगा और इसका मान 2 से लेके कहीं भी जा सकता है। बामर के लिए इसका मान 2 होगा और इसका मान 3 से लेके कहीं भी। ठीक उसी प्रकार फुंड के लिए n का मान 5 होगा, इसका मान 6 से लेके कहीं भी ऊपर जा सकता है। तो ये हो गया अपना छोटा मोटा बात। अब करें बात के कि बोर का जो परमाणु मॉडल है इसका सीमा या फिर दोष क्या है। तो पहला दोष तो यही है कि ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए सत्य है, अर्थात हाइड्रोजन के लिए। दूसरा, इन्होंने जो कहा अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में ही कि MVR बराबर NH/2π होता है, इसको ये खुद सिद्ध नहीं कर पाए। इन्होंने जीमन प्रभाव और स्टोक प्रभाव को दर्शा नहीं सका। अब ये प्रभाव क्या होता है तो सुनिए। हमने देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कई श्रेणियां हैं। अब जब इस लाइमन श्रेणी को भी, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इन श्रेणियों को भी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया गया तो पता चला ये भी और महीन छोटे छोटे श्रेणियों से बने हैं। और तब जब उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों है तो वो इसका जवाब नहीं दे पाए। तो जीमन ने जो देखा कि जो ये रेखाएं हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ये भी और अधिक महीन रेखाओं से बनी है, तो इसे जीमन प्रभाव कहा गया, जिसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। ठीक उसी प्रकार जैसे उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर देखा, तो अन्य एक वैज्ञानिक आते हैं स्टोक, जो कि इन्हीं सारी रेखाओं को या फिर श्रेणियों को विद्युत क्षेत्र में ले जाकर देखते हैं, तो वो भी देखकर चौंक जाते हैं कि भाई ये तो और अधिक महीन कणों से बना है। अब वो जब वापस से पूछते हैं तो फिर से बोर साहब बोर कर देते हैं उसको कि नहीं आवे छे। और इसी प्रकार हमने देखा कि भाई ये दोनों बातें जो है इनकी कमी हो जाती है। एक और कमी है, इन्होंने कहा कि भाई परमाणु के जो कक्षा होंगे वो वृत्ताकार होंगे। आप लोग को भी लगता होगा कि भाई वृत्ताकार ही तो होता है, परंतु वो होता है दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं होता। तो इन्होंने जो वृत्ताकार कहा वो क्या हो गया, गलत, और जो दीर्घ वृत्ताकार वाली बातें हैं वो सही हो जाएगी। अर्थात परमाणु ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार थोड़ा सा रहता है दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, तो चलिए ये हो गया बोर का परमाणु मॉडल, जो कि ऑफकोर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब है लॉजिक गेट का सवाल। तो भाई लॉजिक गेट जो होता है ये लॉजिकल आउटपुट देता है, इसी वजह से इसे लॉजिक गेट कहते हैं, जो कि द्विआधारी सिद्धांत पर आधारित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, आधारी और व्युत्पन्न। आधारी में 3 आते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, और व्युत्पन्न में नॉर और नेंड 2 आते हैं। अब इन सबों के संकेत, बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी आपको याद करने हैं। इन सबों में से कोई एक भी पूछ सकता है कि बताइए एंड गेट क्या है, या फिर आपको 5 नंबर में सीधे पूछेगा तो ये सब अच्छा भाषा बना के लिख देना है, दैट्स इट, सिंबल के साथ, है कि नहीं। काफ़ी आसान टॉपिक है, इसलिए इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे पास आता है भाई साहब ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, यानी अर्धचालक से बना हुआ उपकरण होता है। अब इसमें ट्रायोड, ये एक प्रकार के ट्रायोड होते हैं, अर्थात अगर ये ट्रांजिस्टर है तो इसमें 3 क्या होंगे, छोटे छोटे जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला होगा एमीटर, दूसरा होगा बेस और तीसरा होगा कलेक्टर। अब एमीटर की जो धारा होती है ये क्या होती है, बेस की धारा और कलेक्टर की धारा के योगफल के बराबर होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आपको ये बात ध्यान में रखना है कि भाई जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, NPN और PNP ट्रांजिस्टर। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई ट्रांजिस्टर की दोलित रूप क्रिया क्या है,
इस घटना को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शायद आपको क्लास में बताया भी नहीं गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा डीप नॉलेज है। अक्सर सर जी लोग थोड़ा डीप जाना पसंद करते नहीं, भले बात करने बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, यानी कि इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और तब हम आपको कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने का। अब यहाँ पर हमने अभी जस्ट देखा कि क्या था, 3 चीज़ें थी वहाँ पे। ट्रायोड जो कि यहीं पे होता है, ट्रायोड में इधर जो आता है ये होता है, क्या होता है ये होता है इमीटर। तो इमीटर से धारा निकलती है, तो यहाँ पे आती होगी किस किस चीज़ से, तो 2 चीज़ से आती है, बेस से और कलेक्टर से। अब देखिए यहाँ से जो नीचे आएगा, इस पॉइंट से जो नीचे आ रहा है ये है आपका आउटपुट, इसको ध्यान में रखना है आपको। अब जो आपका आउटपुट आता है, इस आउटपुट को क्या किया जाता है, इधर वापस से एक छोटे से बैटरी के द्वारा इसे संधारित्र में भेज दिया जाता है। इसे किस में भेज दिया जाता है, संधारित्र में। और वो जो संधारित्र आपका होता है, वो संधारित्र आपका लगा होता है एक दूसरे कुंडली से। ठीक है ना, ये संधारित्र आपका लगा होता है दूसरे कुंडली से। अब देखिए एक्चुअली में यहाँ पर जो हम लोग ट्रांजिस्टर की जो हम लोग दोलित अवस्था के बारे में, या दोलित अवस्था ही कह लीजिए, के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर जो है यह डीसी करंट को, यानी डीसी धारा को तीव्र आवृत्ति एवं नियत आयाम वाले एसी करंट में बदलता है, एसी धारा में बदलता है। ये हो गया परिभाषा उसका, यानी उसके बारे में कुछ भूमिका। अब इसका सिद्धांत क्या है, तो देखिएगा ध्यान से कि सिद्धांत क्या है, कैसे बदल पाता है। तो बैटरी से डीसी करंट यानी डीसी धारा एलसी परिपथ में भेजा जाता है, एलसी परिपथ में भेजा जाता है, जो कि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करता है, जो कि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करता है और एसी करंट उत्पन्न करता है, यानी एसी धारा उत्पन्न होती है। अब ये भाई एलसी क्या आ गया, तो देखिए यहाँ जो आप लगाए ये है संधारित्र, इसे सी कहते हैं, और जो कुंडली है आपका उसे एल कहते हैं, और इसे आपने बैटरी से जोड़ रखा है, तो बैटरी आपका दिया डीसी करंट। तो बैटरी से आप इसको आवेशित किए और ये आवेश कहाँ गया, कुंडली में, तो यहाँ हो गया इसके चुंबकीय फ्लक्स में हो गया परिवर्तन, और उससे आपका क्या निकला, तो एसी करंट। तो ये सिद्धांत लिख के ये वाला थोड़ा सा फिगर बना दीजिएगा, वो समझ जाएगा कि भाई साहब हमरा समझा दिया। इस हिसाब से सिद्धांत हो गया। अब क्रियाविधि में आपको एक घटना का क्या करना है, वर्णन करना है, जो कि है फीडबैक प्रोसेस।
जो कि ऑफ कोर्स आपका क्या है, फीडबैक प्रोसेस है। कहेंगे यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आउटपुट के कुछ हिस्से को वापस इनपुट में भेजकर धारा की आयाम नियत रखी जाती है। अब इसको कैसे समझाएंगे, जैसे देखिए ये जो है ये आयाम अभी नियत नहीं है, ये छोटा हो गया है, लेकिन अभी जो है ये आयाम क्या है, नियत है, यानी ऊपर नीचे समान दूरी पर ये उठ भी रहा है और समान दूरी पर नीचे भी जा रहा है। इस चीज़ को बनाए रखने के लिए ही हम लोग यहाँ पर क्या किए कि देखिए ये बैटरी है, बैटरी से सीधे इस कुंडली में गया और आ गया तो एसी करंट आ तो गया, लेकिन ये जब आया तो यहाँ आउटपुट था, लेकिन इसको वापस से हम भेज के तब तक ला रहे हैं जब तक कि ये क्या हो जाए, जब तक कि यहाँ पे हमें इस प्रकार से जो है ये वाला एसी ना मिले, बल्कि ये वाला एसी मिले, यानी ये वाला प्रत्यावर्ती धारा मिले। ये वाला प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तीव्र आवृत्ति एवं नियत आयाम वाला है, ये वाला प्राप्त किया जाता है। तो ये फिगर बनाकर इतना बात आप अच्छा से लिख दीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन होगा ट्रांजिस्टर क्या है, इसके दोलित्र अवस्था का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन भी आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का बात आता है, जो कि आप जानते ही हैं। तो भाई विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, तो किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसे ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसके लिए फैराडे ने 2 नियम दिया। पहला नियम में उन्होंने यही कहा कि अगर किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। दूसरे नियम में उन्होंने कहा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, और तब जाके ये फार्मूला वहाँ से प्राप्त हुआ कि माइनस डेल्टा माइनस डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू ई एम एफ। अब इसी के आधार पे हमने जो है ये देखा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण 2 तरह के होते हैं। जब कुंडली खुद ही प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ी हो तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसे हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। यदि किसी कुंडली में पहले से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो उसके बगल में अगर किसी अन्य कुंडली को रखा जाए तो स्वतः ही उसके भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें भी प्रेरित धारा और ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करता है। तो अब हम लोग उसी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ट्रांसफार्मर को। तो हम लोग जब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो भाई ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है। अन्योन्य प्रेरण की बात है तो पहली कुंडली जो होती है वो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ी होती है, और दूसरी कुंडली जो होती है एक लोहे के रॉड, एक नहीं बहुत सारे छोटे छोटे गत्ते होते हैं लोहे के, उसके द्वारा ये क्या होते हैं, संपर्कित होते हैं इस प्रकार। अब ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगर मान लीजिए पहला में फेरों की संख्या N1 है, दूसरा में N2 है। फैराडे के दूसरे नियम के हिसाब से पहला में जो ईएमएफ यानी ई उत्पन्न होगा वो होगा N1 माइनस डी फाई बाई डी टी, और दूसरा में जो E2 में जो उत्पन्न होगा वो होगा N2 माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से अगर हम लोग
E1/E2 को निकालें तो ये तो कट जाएगा, तो आ जाएगा E1/E2 इक्वल टू N1/N2। E1/E2 को ही हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो भी कहते हैं, जो कि आपका आया क्या, N1/N2। इतना आपको लिख देना। इसके बारे में थोड़ा बहुत भाषा लिख देना कि कुंडली जो होती है वो तांबे की बनी होती है, तांबा धातु की कुंडली होती है। यहाँ जो ये क्रॉड दिख रहा है ये लोहे की क्रॉड है, लोहे की क्रॉड है। इधर बाईं ओर जो है ये आपका प्राथमिक कुंडली है, ये आपका जो है द्वितीयक कुंडली है। यही सब बातें लिखनी है, इससे अधिक कुछ नहीं है कि नहीं। तो ये सब बात लिखिएगा। अब आता है लॉस के बारे में। तो इसमें 3 प्रकार के लॉस को आपका जिक्र करना है आपको। ताम्र लॉस यानी ताम्र हानि, ताम्र क्षय जिसको कहते हैं। दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। और तीसरा भंवर धारा लॉस। तो ताम्र क्षय में कहिएगा, हम जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का कुंडली होता है वो तांबा धातु का बना होता है, जिसमें धारा प्रवाहित होने पर अतिरिक्त बहुत सारा ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग ताम्र क्षय के नाम से जानते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस में कहिएगा, तांबे की जो ट्रांसफार्मर की जो क्रॉड होती है वो लोहे धातु की बनी होती है, जिसमें धारा प्रवाहित होने से या जिसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से अतिरिक्त ऊष्मा हानि होती है, जिसे हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस या हिस्टेरेसिस हानि कहते हैं। भंवर धारा क्या है, किसी भी धातु के सतह पर, किसी भी धातु के सतह पर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होने से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होने से उसमें एक धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग भंवर धारा कहते हैं। इसका भी नुकसान क्या है कि वह धातु अत्यधिक गर्म हो जाता है एवं उसमें कॉपर लॉस होने लगते हैं। तो ये सभी बातें हैं। इसका उपयोग भी है, उपयोग है कि विद्युत ब्रेक में इसी का इस्तेमाल करते हैं ट्रेन में। और भी उपयोग है, जो प्रेरण भट्ठी है, वहाँ इसी का उपयोग होता है। तो ये सभी बातें आपको लिखनी है। ट्रांसफार्मर के बारे में आप लिख लीजिएगा। उसके बाद तो इसी वीडियो में हम आपको समझाए हैं, वर्ण विक्षेपण से शुरू करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी है। तो बाकी की चीज़ें तो इसमें है ही। एक और सेपरेट वीडियो हम आपको बना देते हैं, जिसमें कि बेसिकली हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। तो 3 वीडियो आपको फिजिक्स में देख करके जाना है, जिसमें 2 वीडियो में आपका सारा लॉन्ग टाइप क्लियर होगा, बाकी उसी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक के लिए बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। बाकी थोड़ी ही देर में मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। अभी टाइम जो हो रहा है रात